नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सिल्वर स्क्रीन और सियासत के मैदान में बड़ा फर्क होता है, लेकिन राजनीति का दायरा कब कहां तक पहुंच जाए कोई नहीं जानता। इस वक्त फिल्म आदि पुरुष को लेकर यही हो रहा है। रामायण पर बनी इस फिल्म की रामकथा के कुछ संवादों पर पहले सवाल खड़े हुए, फिर संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने माफी मांगी, विवादित डायलॉग को हटाने तक का ऐलान हो गया। बावजूद इसके सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आज अखिलेश यादव ने इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड पर चुभने वाला हमला बोल दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाली फिल्म को आखिर सेंसर बोर्ड कैसे पार कर सकता है। उन्होंने सवाल कर डाला, क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? यानी बात रामायण की थी, लेकिन इस पर महाभारत की शुरुआत हो गई है। आज राजनीति की इस महाभिड़ंत की हर बात मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा समाजवादी पार्टी के खेमे से आई उस टिकट काउंटर रिपोर्ट का विश्लेषण, जिसमें अलग अलग लोकसभा सीटों से संभावित उम्मीदवारों का जिक्र है। साथ ही आज मैं आपको अखिलेश यादव पर मायावती के उस हमले के बारे में भी बताऊंगा, जिसे भाजपा 100% सही करार दे रही है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। पुरानी कहावत है, बीत गई सो बात गई। भले ही फिल्म आदि पुरुष की टीम ने विवादित संवादों में बदलाव का ऐलान कर डाला हो, लेकिन इससे फिल्म पर जारी चुभने वाली सियासत पर कोई असर नहीं हुआ। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने मिलकर आज भाजपा को कटघरे में खड़ा कर डाला। अखिलेश यादव के निशाने पर सेंसर बोर्ड की टीम थी। सपा अध्यक्ष का आरोप है कि सेंसर बोर्ड अपने राजनीतिक आका के इशारे पर काम करता है। निशाना भाजपा पर था, तो वहीं शिवपाल यादव ने यहां तक कह डाला कि भाजपा ने राम का ठेका नहीं ले रखा। भाजपा सरकार पर अखिलेश का धृतराष्ट्र अटैक। आदि पुरुष पर अनादि युद्ध। आज कुछ कथाकथित सनातनी, या मैं ये कहूं कि सनातनी तो मजबूरी में अपने को कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। भाजपा सरकारी धृतराष्ट्र बन गई है, और सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं बन गई। 2024 के चुनाव के पहले वो कोई ऐसी फिल्म चाहते थे जिससे हमारे आराध्य का नाम जुड़ा हो। उन्होंने अच्छे डायलॉग लिखे हैं, उनका कुछ समझने में ज़रूर फेर है, और ये फिल्म डायलॉग्स को फिल्म की तरह लिया जाना चाहिए। उसमें राजनीतिक आकाओं जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राम के नाम पर सेंसर संग्राम। फिल्मी डायलॉग पर सबसे बड़ा विवाद। आदि पुरुष मूवी देखिए, मूवी के तरीके से देखिए, और जिस प्रकार से इसमें मुझको लगता है कि मैंने भी देखा है, कहीं पर भी भगवान राम का अपमान नहीं। सेंसर बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि हम इसको लॉन्च करने से पहले ये देख लें जन भावनाएं इसके उसमें आहत तो नहीं हो रही हैं, और निश्चित है इसीलिए पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। भाजपा के खेमे में भी उठे विरोध के सुर। हिंदुस्तान में उन डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की हिम्मत कैसे हुई राम का अपमान करने की, हनुमान जी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? 140 करोड़ देश के लोगों को और पूरे विश्व के अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? और वो जो सेंसर बोर्ड के अधिकारी है, उन्होंने पास कैसे की? केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सफाई। फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। आदि पुरुष विवाद को कब राम राम। अखिलेश शिवपाल का सनातनी संग्राम। बात तो चुभेगी। बढ़ते आगे, बात आदि पुरुष की हो रही है, लेकिन इस विवाद में कश्मीर से लेकर केरल फाइल्स तक के पन्ने पलटे जा रहे हैं।
सपा के सांसद एसटी हसन ने कहा कि भाजपा से जुड़े लोग कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर जो दांव चलते थे वो दांव अब उल्टा पड़ गया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के नेता पूछ रहे हैं कि जब फैसला सेंसर बोर्ड का है तो इससे भाजपा का क्या लेना देना। तमाम विवाद के बीच एक पक्ष दूसरे को हिंदू विरोधी करार देने से भी नहीं चूक रहा। सिल्वर स्क्रीन पर आदि पुरुष की रिलीज के बाद से सियासी मैदान का पारा लगातार चढ़ा हुआ है। यूपी के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर भाजपा पर जबरदस्त हल्ला बोल रखा है। अखिलेश यादव ने अब सेंसर बोर्ड पर सीधा निशाना साधा है। उस पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगा डाला है। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जो राजनीतिक आकाओं के पैसों से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है? अखिलेश के इस विवाद को लेकर धृतराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते ही रामायण की फिल्मी कहानी के संवाद पर अब नया महाभारत छिड़ चुका है। रोक लगा देना, बिल्कुल रोक लगा देना। अगर इस तरीके जो हमारे हालात हैं, भगवान राम का ठेका लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम के सेवक हनुमान जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मोर्चा खोला तो एक एक कर तमाम सिपहसालारों ने भाजपा पर हमला करने में जरा भी देर नहीं की। सपा सांसद एसटी हसन तो ऐसे कश्मीर फाइल जैसी फिल्म के दांव का आदि पुरुष तक पहुंचकर उल्टा पड़ना करार दे रहे हैं। इस पर भाजपा भड़क गई। तरह से इन्होंने कश्मीर फाइल बना ली, केरल फाइल्स बना ली। अगर एक आध कोई वाकया हो गया उसको इतना हाइप दे दिया गया। बनाई तो थी हिंदू समाज को खुश करने के लिए, लेकिन हो गया इसका उल्टा, इन्हीं के गले पड़ गई। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, बात करो विकास की, बात करो रोजगार की, बात करो। मनोज मुंशी जी एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, डायलॉग राइटर हैं और उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती और उन्होंने अच्छे डायलॉग लिखे हैं। उनका कुछ समझने में ज़रूर फेर है और ये फिल्म डायलॉग्स को फिल्म की तरह लिया जाना चाहिए। उसमें राजनीतिक आकाओं जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये उनके भय को दर्शाता है कि किस प्रकार वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से डरे। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भगवान राम के चरित्र को अगर किसी विचारधारा में सबसे ज्यादा सम्मान है तो वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस ने भी आदि पुरुष फिल्म को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। वहीं भाजपा के ज्यादातर नेताओं की दलील है कि फिल्म को फिल्म के नजरिए से ही देखना चाहिए। वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सेंसर बोर्ड के फैसले को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का क्या मतलब। जिन्होंने भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी की हो, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन का घोटाला किया हो, वो आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जो पहले रामायण बनी थे, जो उनके कलाकार थे, उन लोगों को भी आपत्ति है। जो लोग बचपन से रामायण के बारे में और हर कैरेक्टर के बारे में, उनकी भाषा के बारे में और रामायण की मर्यादा के बारे में जानते हैं, उनको सबको आपत्ति। शर्म आनी चाहिए पैसे कमाने के लिए। सीता मैया को जो इन्होंने कपड़े पहनाए हैं, पहनावा पहनाया है, वो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान ही नहीं किया है। एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने घृणा, नफरत, सांप्रदायिक तनाव फैलाकर इस देश को आग में जलाने की कोशिश थी। वो बेवजह ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना तो भाजपा से कोई लेना देना है, ना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कोई लेना देना है। हम आप सब जानते हैं, जो भी फिल्म निर्माता होते हैं और उनका सेंसर बोर्ड होता है, उसकी एक प्रक्रिया अलग है, उसका भाजपा से क्या लेना देना। लेकिन ये है, अब उनको और कुछ मिल नहीं रहा है। जनता के हित में सरकारें काम कर रही हैं और उन हितों के खिलाफ ये कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारें सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम कर रही हैं।
इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी तेज हो चला है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में किसान संगठनों ने फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया, निर्माता के खिलाफ तहरीर दी। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। हिंदुओं के साथ मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल हुए। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीएम ऑफिस के बाहर विरोध जताया गया। मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भेजकर बताया गया कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ऐसी फिल्म पर बैन लगाया जाए। आदि पुरुष फिल्म का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है, जिसे समाज नहीं सहेगा। साफ है कि जिस रफ्तार से आदि पुरुष फिल्म का विरोध हो रहा है, उसी गति से सियासत की स्पीड भी बढ़ती रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मायावती ने आज अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल दिया। वजह है अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा अध्यक्ष की तरफ से इसे पार्टी के चुनावी फॉर्मूले की तरह पेश करने की बसपा सुप्रीमो मायावती चिढ़ गई। उन्होंने इसे तुकबंदी करार दे डाला। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि ये सपा का परिवार, दल और गठबंधन का छोटा रूप है। मायावती का आरोप है कि सपा इस स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं आ सकती। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। अखिलेश यादव के प्लान 3 यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के दांव पर बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गई हैं। वजह है इस समीकरण में दलित का शामिल होना। सपा की कोशिश तमाम विरोधी दलों के वोट बैंक को अपने पाले में करने की है, और ये बात बसपा को सबसे ज्यादा चुभ रही है। बसपा ने हाल ही में पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर फोकस कर अपने दलित वोट बैंक की ताकत को चुनावी जीत की गारंटी में बदलने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। ऐसे में उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है कि अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा एनडीए को टक्कर देने वाले नए समीकरण में दलित को बिल्कुल बीच यानी सेंटर में रखे। मतलब सबसे ज्यादा फोकस बसपा के पाले से दलित वोट बैंक को खींचने पर करे। इसीलिए तो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राज इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। यानी मायावती ने समाजवादी पार्टी के नए समीकरण को तुकबंदी से ज्यादा कुछ और मानने से इनकार कर दिया। ऊपर से आरोप लगा दिया कि सपा के लिए परिवारवाद सबसे ऊपर है। सपा को ये बात चुभ गई। भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश का नाम पीडीए है, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भाजपा की नीतियों से परेशान हो। हमारा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जन विद्रोह होगा और समाज के सभी वर्ग समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। देखिए, हम सब लोग मायावती जी का बड़ा सम्मान करते हैं। अब उनकी बेबसी और मजबूरी ये है कि अब सिर्फ वो इतना बोलती हैं जो बीजेपी से लिख के आ जाता है, या ट्वीट वो करती हैं जो ट्वीट का मैटर बीजेपी का आईटी सेल उनको भेज देता है। तो उनकी मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। लेकिन ये सच है कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा। उधर कांग्रेस भी मायावती को इस मुद्दे पर नसीहत देने में जुटी है। पार्टी कह रही है कि बयानों से ज्यादा जरूरी बात भाजपा के खिलाफ सभी विरोधी दलों की एकजुटता है कि हम देश को बचाने के लिए हम अपने विचारों पर कायम रहते हुए कुछ मुद्दों पर, अब बहुत सी जातियां आएंगी, बहुत से धर्म आएंगे, तो पीडीए, अब अखिलेश जी की बात अपने जगह पे है, उनकी विचारधारा है, वो बोल रहे हैं। अब बहुत से लोग बहुत बोले, में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता। मायावती के तीखे सियासी हमलों के बीच अखिलेश ने फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मिशन को फिर दोहरा दिया। फिर से पीडीए का जिक्र भी कर डाला। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा, और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं।
तो 24 में इनका जाना तय है। यानी इशारा साफ है कि मायावती भले ही पीडीए वाले दांव से जितनी भी चिढ़ें, लेकिन समाजवादी पार्टी की 24 के चुनाव में नई लीग तय हो चुकी है। उधर भाजपा मायावती के बयान को सही करार दे रही है। मैं समझता हूं कि बसपा की नेता आदरणीय बहन जी ने जो बात कही है वो ठीक ही कही है। वो तो परिवार की पार्टी है, मैं पहले कह चुका हूं। वो इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित करके चलाई है उन्होंने, पूरी तरह से एक ही परिवार ने चलाई है। दूसरा कोई नहीं वहाँ पर, ना कोई कार्यकर्ता है ना कोई नेता है। नेता है तो सिर्फ सैफई में जो जन्मा है वही समाजवादी पार्टी का असली मालिक है। साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और मायावती ट्वीट से आगे बढ़कर सपा के इस समीकरण की काट निकालने के लिए नई रणनीति को भी आजमा सकती हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रेस में भाजपा को पीछे कर देना चाहती है। यही वजह है कि अभी से उसका जोर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप देने पर है। इसके लिए धुआंधार काम चल रहा है। इस सीट पर गुना गणित अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने के संकेत दे चुकी है। अगस्त सितंबर तक सभी उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सपा ने 36 खास सीटों की पहचान पर उस पर जबरदस्त मोर्चेबंदी शुरू कर दी। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा से एक कदम आगे रहना चाहती है। लगातार हो रही बैठकों के बीच अब ये खबर है कि सपा ने 80 में से कई सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी करीब फाइनल कर लिया है। पहले चरण में उन सीटों को फाइनल किया गया है जहां सपा या तो मजबूत है या फिर भाजपा के सामने सीधे मुकाबले में है। सबसे पहले उन सीटों के बारे में जानिए जहां सैफई परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। डिम्पल यादव एक बार फिर मैनपुरी से ही चुनाव लड़ सकती हैं। शिवपाल यादव के लिए फिरोजाबाद का नाम सामने आया है, जबकि आजमगढ़ से इस बार तेज प्रताप या अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव एक बार फिर बदायूं से ही लड़ते नजर आएंगे। जौनपुर से भी मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयारी की संकेत हैं, तैयारी के निर्देश हैं और तैयारी में पूरी पार्टी लगी है। मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के बूथ का नेता सब लोग लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका समाज के भले से, देश के भले से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिगत एजेंडे रहते हैं, उसी पे ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 पूरे 5 साल मेहनत करता है, पूरे 5 साल जनता के बीच में रहता है। अखिलेश यादव की कोशिश सभी 80 सीटों पर मजबूती के साथ दावा ठोकने की है। हालांकि अभी तक सिर्फ 36 सीटों पर ही संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। सपा उन इलाकों में भी तेजी से मंथन कर रही है जहां पार्टी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अयोध्या के विधायक अवधेश प्रसाद का टिकट फाइनल माना जा रहा है। गाजीपुर से ओम प्रकाश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, जबकि फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पार्टी अपने विधायक मनोज पांडे को सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़वा सकती है। पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है। आप भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, हम आप सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाज की नहीं, वो परिवार की पार्टी है। लड़ाएंगे तो अपने परिवार के ही किसी न किसी को कहीं से लड़ाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जान चुकी है, जो इनके परिवार के सीटें थी पार्लियामेंट की, वो सारी सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। सिर्फ विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कुछ सीटों पर प्रभारियों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी ने जिन 36 सीटों को चिन्हित किया है, वहां लगातार जमीन पर काम किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह या डॉक्टर आर के पटेल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। चित्रकूट से शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से कांग्रेस से आने वाले हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाने की चर्चा है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रयागराज से किसी फिल्मी हस्ती के सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। एक पूर्व क्रिकेटर को भी सपा इस बार लोकसभा का टिकट दे सकती है, जबकि एक राज्यसभा सदस्य को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है।
मुरादाबाद से एसटी हसन को दोबारा टिकट देने की चर्चा है। भाजपा का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है उत्तर प्रदेश में, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। समाजवादी पार्टी का साथ सब लोग दें, बैठ के, ये तो मेरे बड़े नेता और सारे बड़े नेता डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव होना चाहिए, वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है, सबको छोड़िए, वह जो है आजमगढ़ जैसे हारे हैं उपचुनाव में, वैसे ही जनरल इलेक्शन में इस बार जो है डिम्पल जी भी चुनाव हारेंगी। मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव में जीतने जा रही है। सपा के इस संभावित फैसले पर सवाल कई हैं, क्योंकि 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है, जिसमें महागठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है, और उससे पहले ही सपा का इस तरह अपने हिसाब से दावा ठोकना एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। हालांकि अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि जो भी पार्टियां भाजपा को हराना चाहती हैं, वो सपा के साथ आएं। यानी कहीं न कहीं ऐसी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, और अगस्त या सितंबर के महीने में उन उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा पार्टी कर देगी। यानी इस बार बदली हुई रणनीति समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। कुल मिलाकर सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करना अभी से ही शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव नजदीक आने पर किसी तरह का विवाद न खड़ा हो। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में भाजपा के विरोधी खेमे में एक बड़ी रणनीति को खाद पानी दिया जा रहा है। इसका खाका तैयार है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा जिन जिन इलाकों की चुनिंदा सीटों पर 2019 की हार को जीत में बदलने में जुटी है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने महाविजय का परचम लहराने का प्लान तैयार किया है। 2024 के लिए राष्ट्रीय लोकदल की नजर पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर जमी हुई है। यहां जयंत भाजपा के खिलाफ अजय चक्रव्यूह तैयार करना चाहते हैं। 2014 में जैसे ही देश में भाजपा की सुनामी आई, यूपी का हर क्षेत्रीय दल इसमें समा गया, और अब विरोधियों की कोशिश भाजपा को पस्त करके अपना रुतबा वापस लाने की है। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जयंत लगातार काम पर जुटे हैं। अब उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है जो 24 के चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल जयंत चौधरी ने प्लान 12 बनाया है, जिसे भाजपा की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की 12 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। इनमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा जैसे नाम हैं, जबकि गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस और फतेहपुर सीकरी का भी जिक्र है। इन लोकसभा सीटों पर जयंत बारी बारी से समरसता अभियान चला रहे हैं। जयंत का पूरा फोकस गली गली और गांव-गांव जाकर लोगों को साथ जोड़ने का है। ये बताया जाता है देश में क्या करोगे, को मजबूरी है, मजबूरी में वोट करोगे, ये अपने लोगों को ताकत देने के लिए वोट करोगे, अपने मुद्दों को जिंदा रखने के लिए वोट करोगे, अपने परिवारों के भविष्यों के लिए वोट करोगे। हम जहां खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, और कोई कारण होंगे कि हम विरोध की भाषा बोलते आए, ठीक है, हमारे जज्बे में रहा है। क्षेत्र में तो हमेशा मजा आता है लोगों को, धारा के साथ चलने में इतना मजा नहीं आता जितना अलग खड़े होकर अपनी बात रखने में आता। रालोद ने न तो 14 के चुनाव में कोई सीट जीती और न ही 19 के चुनाव में उसे कोई सफलता हाथ लगी। अब इन दोनों चुनावों में हुई हार का बदला 24 में लेने की तैयारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भी लोकसभा सीटें हैं, सभी पर राष्ट्रीय लोकदल तैयारी कर रहा है। जो गठबंधन हमारा है, अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी, दोनों नेताओं ने बैठकर तय कर लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलकर मत हैंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी का उसमें हम सफाया करेंगे। उसी की पूरी तैयारी चल रही है। जो सीटें हैं उस पर पूरी रणनीति बना रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार उस पर आएंगे और किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। जयंत एक तरफ जहां लोकसभा में खाता खोलने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी कोशिश भाजपा के विजय रथ को रोकने की भी है। जयंत ने पश्चिमी यूपी के 1500 गाँव में पहुँचने का भी प्लान बनाया है। हालांकि सवाल ये है कि जयंत ने जिन सीटों पर फोकस किया है, अखिलेश यादव उसे छोड़ेंगे भी या नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का जो सवाल है, सारी जनता जो है वो
भारतीय जनता पार्टी और इसकी जुमले से ऊब चुकी है। यहाँ जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव होगा, उसको हराने के लिए चुनाव होगा। बाकी जो गठबंधन का मसला है वो हमारे नेता तय करेंगे। जयंत चौधरी ने जिन सीटों पर अपना चक्रव्यूह तैयार किया है उनमें अधिकतर सीटें इस वक्त भाजपा के कब्जे में हैं और इन्हीं सीटों पर फोकस करके वो भाजपा को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। हालांकि भाजपा को रालोद की तैयारी में बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। जयंत चौधरी की तैयारी बताती है कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं, लेकिन ये भी सच है कि जयंत चौधरी अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि वो किसके साथ मिलकर 24 का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करके जयंत चौधरी ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने की वो अकेले ताकत रखते हैं। शायद इसीलिए 2019 में एक भी सीट न जीतने वाली आरएलडी के लिए उन्होंने प्लान 12 तैयार किया है। ये प्लान अगर सफल रहा तो न सिर्फ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बल्कि जयंत चौधरी पश्चिम के चौधरी भी कहलाएंगे और उनकी आवाज दिल्ली में और मजबूती से सुनाई देगी। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। पुरानी फिल्म है अपने तो अपने होते हैं। अब कांग्रेस इन्हीं शब्दों को यूपी में अपने संगठन को मजबूत करने का फॉर्मूला बनाना चाहती है। दरअसल पार्टी ने राज्य में नए मिशन पर आगे बढ़ने पर तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत पार्टी के उन पुराने और दिग्गज नेताओं को मनाया जाएगा जो कांग्रेस के कामकाज की वजह से रूठे हुए हैं। इसका मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी की खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करना है, जिससे चुनावी मैदान में विरोधियों को मजबूती से चुनौती दी जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर अभी से तेज है। जिस यूपी से दिल्ली का सियासी रास्ता तय होता है, उस यूपी पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा नजर है। सोमवार को पार्टी दफ्तर में पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधान परिषद सदस्यों के साथ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में बूथ स्तर पर पार्टी को फिर से मजबूत करने पर मंथन हुआ। इसके अलावा जिले और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन करवाने और नेताओं के जगह जगह दौरे करवाने का सुझाव भी दिया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश टीम का बहुत जल्द गठन भी हो सकता है। कि पुराने जितने भी सांसद और विधायक थे बुलाए गए हैं, 2024 की रणनीति के लिए सब ने बैठ के बात करी है, सुझाव दिए हैं कि जिले सम्मेलन हों, ब्लॉक सम्मेलन हों, बूथ कमेटी बनाई जाए, साथ साथ में दौरे भी हों और हम अपना मैनिफेस्टो को जो देते हैं उनको पहले से पब्लिक को जागरूक किया जाए। जो समस्याएं हैं उन पे हमको संघर्ष करना है। आज बिजली की समस्या बहुत ज़बरदस्त है, महंगाई की समस्या है। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अनुभव और युवाओं के जोश के साथ 2024 की सियासी जमीन तैयार करेगी। इसका आगाज राहुल गांधी के जन्मदिन पर किया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कोशिश रूठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर साथ जोड़ने की है। बीते कुछ सालों में कांग्रेस के कई नेताओं का सियासी पलायन हुआ। प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद भी नेताओं का इस्तीफा आना कम नहीं हुआ। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कई नेता भी दूसरे दल में शामिल हो चुके हैं, जबकि कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी में ही हाशिए पर पड़े हैं। अब ऐसे ही नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। चर्चा हो रही है कि किस तरह से हमें 2024 की तैयारी भी करनी है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार एक स्तंभ के रूप में उन्होंने कांग्रेस को हर परिस्थिति में मजबूत किया है, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को कभी नहीं छोड़ा। तो मैं मानती हूँ कि ये हमारी एक बड़ी धरोहर है और आज उनका कई महत्वपूर्ण सुझाव वो उन्होंने दिए भी। अभी बैठक चल रही है। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, नए नेता और जिनकी खुद की पार्टी है, उनका नाम श्री राहुल गांधी है। वो भी अमेठी से चुनाव हार गए। कैसा प्रयोग कांग्रेस करना चाहती है? मुझे तो नहीं लगता वो करेंगे। एमपीज को, पूरे एमपीज को, एमएलएज को, एमएलसीज को चुनाव लड़ाएंगे। जब जब चुनाव आता है, कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। बीते कुछ समय में पार्टी का साथ ऐसे दिग्गज नेताओं ने छोड़ा जो अपने क्षेत्र में काफी मजबूत थे। 10 साल की बात छोड़िए, पिछले 2-3 सालों में ही कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक दूसरी पार्टियों में चले गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद भाजपा में चले गए। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, अन्नू टंडन और राजा रामपाल सपा में चले गए। पूर्व विधायक इमरान मसूद जैसे नेता सपा से होते हुए अब बसपा के साथ हैं, जबकि पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के साथ हैं
पूर्व विधायक पंकज मलिक, गयादीन अनुरागी और विनोद चतुर्वेदी अखिलेश के साथ खड़े हैं, तो अदिति सिंह अब भाजपा के टिकट पर विधायक बन रही हैं। इसी तरह पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह पार्टी से अलग हैं। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नदीम अशरफ भी अपना अलग रास्ता चुन चुके हैं, जबकि पूर्व एमएलसी सिराज मेहंती भी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इसके अलावा भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, यानी कांग्रेस को छोड़ने वालों की लंबी फहरिस्त है और पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या बहुत कम है। हालांकि पार्टी अब बाकी नेताओं को इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि उसने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव लिए गए। किस तरह से 2024 के चुनाव में पार्टी मजबूती से आगे लड़ेगी, इसको लेकर लंबा मंथन किया गया। पार्टी के कई नेताओं ने यहां पर अपने सुझाव दिए। बूथ स्तर पर सम्मेलन करने की बात की गई, ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन, इसके अलावा बूथ स्तर पर जो कमेटियां हैं उनको मजबूती से बनाने की बात हुई। जो पार्टी का पूरा एक संगठनात्मक ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर लंबा मंथन किया गया। और पार्टी के जो पुराने नेता थे वो भी आज यहाँ पर आने के बाद काफी उत्साहित दिखे। जिस कांग्रेस की एक वक्त में यूपी में सरकार हुआ करती थी, बड़ी संख्या में सांसद हुआ करते थे, उस कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। यूपी में पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं और सोनिया गांधी के अलावा दूसरा कोई सांसद नहीं। वहीं विधान परिषद में कांग्रेस शून्य हो चुकी है। यही वजह है कि पार्टी अपनी स्थिति सुधारने के लिए और 2024 के चुनाव में मजबूती से दावेदारी ठोकने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो। कहते हैं कि अगर तीर एक बार कमान से छूट जाए तो उसका वापस आना मुश्किल होता है, लेकिन नेता इस बात की फिक्र कहां करते हैं। आज इसी बात को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश चर्चा में हैं। जयराम रमेश पार्टी के कम्युनिकेशन यानी संचार विभाग के प्रभारी हैं। ये वो तय करते हैं कि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए। लेकिन खुद उन्होंने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर ऐसा बयान दे डाला जिससे कांग्रेस के कई नेता असहज हैं। जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने को गोडसे को सम्मानित करने जैसा बता डाला। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुभने वाला तंज किया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को मिला ये सम्मान 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही। गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का ऐलान राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महासचिव और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी जयराम रमेश का एक ट्वीट अब सियासी बवंडर का सबब बन गया है। दरअसल हिंदू धर्म से जुड़े धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाली संस्था गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने को सावरकर और गांधी के हत्यारे गोडसे का सम्मान करने जैसी बात बता डाला है। उन्होंने एक किताब का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। गीता प्रेस इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है। ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश के इस ट्वीट के साथ ही लेखक अक्षय मुकुल की अंग्रेजी में लिखी गई किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया यानी गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण के कवर पेज को शेयर करते हुए ट्वीट किया, जो विवादों में आ गया है। इस किताब में दावा किया गया था कि गीता प्रेस का महात्मा गांधी के साथ कड़वा संबंध रहा है। आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। पूरे विश्व में यहाँ की कॉपियां जाती हैं, हर जात के। इवन आपकी भी, आप शायद साउथ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी जो किताब पढ़ी होगी धर्म की, अगर पढ़ी है तो वो भी गीता प्रेस में प्रिंट होती है। आप लोगों को लगता हमारी मोनोपोली नहीं। गांधी जी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे नेता जिनको पूरा विश्व मानता है। आपने उनके बारे में कहा कि ये सम्मान, और आपने उनको गोडसे और सावरकर से जोड़ के किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। जिस तरह से सनातन धर्म की पुस्तकों को उन्होंने छापने का काम किया और बिना प्रॉफिट का किया, उसके लिए अगर ये
पुरस्कार मिला है उसके लिए अगर अभिनंदन नहीं कर सकते तो ये आलोचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जयराम रमेश के ट्वीट ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी नाराज कर दिया है, जिनका मानना है कि रमेश का गीता प्रेस पर बयान गैर जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका रही है। अंदर खाने ये नेता ये भी कह रहे हैं कि जयराम रमेश को ऐसा बयान देने से पहले पार्टी के भीतर चर्चा करनी चाहिए थी। गीता प्रेस ने जयराम रमेश के आरोपों पर कहा है कि इसमें सच नहीं है। प्रेस का दावा है कि उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार के गांधी जी से अच्छे संबंध थे और आज भी प्रेस महात्मा गांधी की दी गई सलाह को मानते हुए विज्ञापन नहीं लेता है। पत्रिका से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था। कल्याण में उनके कई लेख भी प्रकाशित हुए थे। पहले वर्ष के पहले अंक में भी उनका लेख प्रकाशित हुआ था, दूसरे वर्ष के पहले अंक में भी उनका लेख प्रकाशित हुआ था और कई लेख उनके प्रकाशित हुए थे। इसलिए कि जो कल्याण के आदि संपादक भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उन्होंने कल्याण पत्रिका के लिए 2 सुझाव दिए थे। उनका पहला सुझाव था कि कल्याण में किसी पुस्तक की समीक्षा प्रकाशित न की जाए। उनका दूसरा सुझाव था कि कल्याण में कोई विज्ञापन न छापा जाए। अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहे गीता प्रेस ने अब तक 14 भाषाओं में 41 करोड़ 70 लाख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें से 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भागवत गीता की प्रतियां शामिल है। प्रेस प्रबंधन का दावा है कि गीता प्रेस की परंपरा के मुताबिक अब तक कोई भी पुरस्कार गीता प्रेस ने स्वीकार नहीं किया है। गांधी शांति पुरस्कार के भी सिर्फ प्रशस्ति पत्र को स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ दी जाने वाली 1 करोड़ की राशि को प्रेस प्रबंधन ने नहीं लेने का फैसला किया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्वांचल के लोग इन दिनों भीषण गर्मी से बेहाल हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। अकेले बलिया में 9 दिन के भीतर 128 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देवरिया में 24 घंटे में 50 से ज्यादा परिवारों में मातम पसर गया है। प्रतापगढ़ से लेकर वाराणसी तक मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं और अब विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मुद्दा इतना बड़ा है कि सीएम योगी ने भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बलिया से लेकर चंदौली तक और जौनपुर से लेकर वाराणसी तक प्रचंड गर्मी ने पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। अलग अलग बीमारियों से कुछ ही दिनों के भीतर सिर्फ बलिया में ही 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भीषण गर्मी की चपेट में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लखनऊ से वैज्ञानिकों की टीम बलिया पहुंचने वाली है, जो इन मौतों पर रिसर्च करेगी। गर्मी ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं। हाँ, जो ओल्ड एज के हमारे पेशेंट हैं, जिनकी वजह से ये संख्या बढ़ रही है। हीट वेव का कहर इतना ज्यादा है कि बलिया जिला अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के दौरान मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में ही 178 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 14 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये सभी अलग अलग बीमारियों से पीड़ित थे। सिर्फ बलिया की बात करें तो 15 जून को 23 मरीजों की जान गई, 16 जून को 21 और 17 जून को 11 मरीजों की मौत हो गई। 18 जून को 14 मरीजों की जान गई, यानी 4 दिन में 69 मरीजों की मौत हो गई। एक तरफ लोग परेशान हैं, तो अब सियासत भी इस मुद्दे पर हावी हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, यूपी के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अकेले बलिया जिले में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद प्रदेश में गर्मी और लू की मार से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे। जो हाल बलिया का है, वही हाल चंदौली का भी है। सरकारी अस्पताल में बीमारों की कतारें हैं। चंदौली में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वजह पिछले एक हफ्ते में पारा 42 के पार है और सियासत लाल। बड़बोलेपन की बातें करते हैं। पूरे प्रदेश में बिजली का क्या हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं का क्या हाल है,
डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, तो बुरा हाल है सरकार का। देश के बिजली मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हैं, लोग लगातार मर रहे हैं गर्मी से, स्वास्थ्य मंत्री पर्यटन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, वहाँ से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सरकार समीक्षा कर रही है। किस बात की समीक्षा? आपने क्या पिछले 6 वर्षों में बिजली उत्पादन पे कौन सा काम किया है कि आप समीक्षा करने जा रहे हैं? केदारनाथ मंदिर से एक चुभने वाली तस्वीर सामने आई है। मंदिर से जुड़ा एक वायरल वीडियो सुर्खियों में है। इसमें नजर आ रही तस्वीर पूजा की मर्यादा को तार-तार करने वाली है। दरअसल इसमें एक महिला मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास नोट उड़ाती दिख रही है। इसको लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। इस बात की तफ्तीश हो रही है कि मंदिर समिति की निगरानी में कहां चूक रहे हैं। ये ना तो कोई क्लब है और ना ही मस्ती का अड्डा, ये तो बाबा केदार का गर्भगृह है, जहां से चुभने वाला ये वीडियो सामने आया है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग पर जैसे ही नोट उड़ाने वाला ये वीडियो सामने आया, हड़कंप मच गया। जहां एक ओर मंदिर समिति की ओर से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, तो जिला प्रशासन ने भी बिना देर किए मंदिर समिति के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आता है तो उसको हम लोग जांच परखते हैं कि उसकी क्या हिस्ट्री है, और उसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी कानून उसमें तोड़ा गया है या कोई भी लीगल एक्शन रिक्वायर्ड है तो उसको तत्काल किया जाए। ये वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जो 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जहां नोट उड़ाया जा रहा है वहां कुछ तीर्थ पुरोहित भी खड़े हैं जो ऐसा करने से रोक नहीं रहे। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई तब बद्री केदार समिति के कर्मचारी भी वहां मौजूद थे और किसी ने भी इसे ऐसा करने से नहीं रोका। वीडियो में देखकर हैरानी हो रही है कि पास खड़े तीर्थ पुरोहित मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिसने नोट उड़ाया वो किन्नर है। वहीं इस घटना को लेकर तीर्थ पुरोहितों में भी जबरदस्त नाराजगी है। केदारनाथ जी के गर्भगृह में लगातार फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन मंदिर समिति एक मैनेजमेंट समिति है। मंदिर समिति और मंदिर समिति के कर्मचारी इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार वहां की वीडियो फोटो वायरल होती है, लेकिन 39 के एक्ट में मंदिर समिति में कोई परंपरा के कानून के हिसाब से और वहाँ के रीति रिवाज क्या है, इस प्रकार से कोई एक्ट है तो उसको लाना चाहिए और फोटो वीडियो बनाने वाले पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की जांच के आदेश तो दे ही दिए गए हैं, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि ये किन्नर मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ ही दर्शन के लिए आई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। जिस तरीके से गर्भगृह में एक महिला नोट उड़ा रही है और मंदिर प्रबंधन उसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, किसी को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ज्योतिर्लिंग है, 4 धामों में से एक धाम है, उसकी एक अलग पवित्रता है, उसकी अलग प्रबंधन होता है। लोगों को आने जाने में किस तरीके से पूजा अर्चना करने ये बताया जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से नोट उड़ाने का काम गर्भगृह में होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल उनका फेलियर है साहब। बीके जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसके कर्मचारी वहाँ रहते हैं, वो क्या कर रहे थे? उसके सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वो क्या कर रहे थे? इस मामले में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तीर्थ पुरोहितों की खामोशी है, जो वहां उस घटना के वक्त मौजूद तो थे पर कुछ बोले नहीं। यही वजह है कि बद्री केदार समिति ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।